हम अक्सर ट्रैफिक में फंसते, गड्ढों में गिरते, ट्रेन में लेट होते और बिल को भरते ये कहते पाए जाते हैं कि पता नहीं है सारे टैक्स का पैसे का सरकार आखिर करती क्या है। और आपका जो सवाल है वो वाजिब है, क्योंकि जब भी आप किसी सरकार को चुनते हैं तो आप उनको ये उत्तरदायित्व सौंप देते हैं कि वो आपके लिए आपके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके आपका जीवन बेहतर करे। वो आपके लिए सड़कें बनाए, कॉलेज खोले, हॉस्पिटल का निर्माण करे, कृषि के उत्पादन बढ़ाए और देश में बड़े उद्योगों की स्थापना करे, जिससे आपको रोजगार के साधन मिले। और इन सब को करने के लिए उन्हें जो टैक्स के रूप में राशि चाहिए वो आपसे ले ले। लेकिन सरकार भी आपको इस पूरे खर्चे और आय का पूरा ब्यौरा देती है और उसी का ब्लूप्रिंट आपको बजट स्पीच में दिखाया जाता है और उसके बाद बजट डॉक्यूमेंट्स भी आपको रिलीज किए जाते हैं। पर सरकार का मोटा मोटा खर्चा होता कहाँ है और आय के साधन क्या हैं, इसको समझने के लिए देखिए कहानी बजट की का ये अंश। संविधान के रचनाकर्ताओं ने बजट पेश करने का एक मोटा ढांचा पहले ही तय कर दिया था। संविधान की धारा 112 के अनुसार एक सरकार को अपने खर्चों और आय का ब्यौरा हर वित्तीय वर्ष में देना होता है, जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा कंटिंजेंसी फंड और तीसरा पब्लिक अकाउंट्स। सरकार के सारे खर्चों और आय का ब्यौरा कंसोलिडेटेड फंड में ही होता है। सरकार के पैसे कमाने के साधनों को बोलते हैं रिसीट्स और खर्चों को एक्सपेंडिचर। और आय के साधनों यानी रिसीट्स को भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। आरबीआई और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी अपनी कमाई का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में सरकार को देते हैं। और अंत में सरकारी कंपनी में हिस्सा बेचकर भी सरकार पैसा कमाती है, जिसे आप डाइवेस्टमेंट भी कहते हैं। लेकिन देश की ज़रूरतें ज़्यादा हैं और आय के साधन कम, इसलिए सरकार लेंडिंग भी करती है। कैपिटल रिसीट सरकार के मार्केट लोन्स, आरबीआई बोरोइंग्स और फॉरेन बॉन्ड्स और गवर्नमेंट से लेंडिंग का खाता है। अब एक बार सरकार ने सारे आय के साधन देख लिए, वो सारे पैसे खर्च कहाँ करती है उसके बारे में बताते हैं। अब खर्चे भी आप 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि रोजमर्रा के खर्चे, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, बाकी मिनिस्ट्रीज को उनका हिस्सा और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा भी यहीं से जाता है। और फिर आते हैं बड़े खर्चे यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और किसी भी बड़ी एसेट खड़ी करने के लिए जहां से हिसाब जाता है उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। साथ में आता है कंटिंजेंसी फंड, जो कि सरकार सिर्फ आपदा के दौरान ही इस्तेमाल कर सकती है, जिसके लिए उसे ज़रूरत होती है पार्लियामेंट के अप्रूवल की। और अंत में आते हैं पब्लिक अकाउंट्स। ये पैसा सरकार के पास तो है लेकिन सरकार का नहीं है, जैसे प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग स्कीम का पैसा, उसका भी हिसाब सरकार हर साल आपको देती है। अब सवाल ये कि बजट की प्रक्रिया आखिर कैसे शुरू होती है और कब से शुरू होती है। बजट की घोषणा तो होती है फ़ेब में, लेकिन इसकी तैयारी करीब 6 महीने पहले यानी कि सितंबर से ही शुरू हो जाती है। हर मंत्रालय को सितंबर में ही ये संदेश दे दिया जाता है कि अगले साल उन्हें किस स्कीम के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, वो वित्त मंत्रालय को बता दिया जाए। साथ ही में अलग अलग इंडस्ट्री बॉडीज़ जैसे कि CII, फिक्की और बाकी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट से भी राय ली जाती है। सारी मांगों और सुझावों के मिल जाने के बाद ही मंत्रालय अपने एक्सपर्ट के साथ ये फैसला करती है कि आखिर कितना पैसा किस स्कीम में खर्च करना है। ये जानकारी वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को छोड़ के किसी भी और मंत्री के साथ शेयर नहीं करी जाती। कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी बजट के पहले इस बात की जानकारी नहीं होती कि उनके मंत्रालय को आखिर कितना पैसा मिलेगा। उन्हें भी पहली झलक मिलती है बजट से पहले होने वाली कैबिनेट मीटिंग में ही। पर अगर आपको बजट से पहले बजट के एक्सक्लूसिव स्कूप्स चाहिए तो आप इस पेज को फॉलो करें, और बजट के बारे में अगर ऐसी और रोचक जानकारियाँ चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस तो लगातार आते ही रहेंगे।